नमस्कार दोस्तों। माँ के गुजरते ही मेरा 9 साल का भाई मेरे साथ सोने लगा। मैंने नोट किया कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरी हालत कुछ अजीब सी होती और उधर मेरा भाई मुझे स्कूल जाने से पहले कहता, बहन मुझे माफ़ कर देना। मैं हैरान रह जाती, मुझसे माफ़ी क्यों मांगता है। मैं समझती थी शायद उसने कोई गलती की होगी इसलिए माफ़ी मांगता है, मगर जब मैं उसकी चोरी पकड़ने की कोशिश करती तो मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। इस बात ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था क्योंकि मुझे भाई का रोज़ रोज़ माफ़ी मांगना अजीब लगता था। वैसे मुझे उस पर शक नहीं था कि वह ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। फिर एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो अपनी चारपाई का मंजर देखकर मैं होश हवास खो बैठी कि जिस भाई को मैं बच्चा समझती वह तो मेरे सोते ही चुपके से। मेरा नाम कोमल है। उन दिनों मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि हमारे घर के अंदर सोने के बिस्तर के अलावा और कुछ नहीं था। गर्मियों में सिर्फ एक छोटा सा पंखा जिससे हवा के नाम पर सिर्फ गुजारा होता था, उसके आगे हम लोग सोया करते थे। ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी हमारी, लेकिन फिर भी गुजारनी तो थी ही। अपने हालात की वजह से मैं बहुत पहले से ही पैसे कमाने लगी थी। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कभी किसी के घर काम कर लेती, कभी किसी के कपड़े धोती तो कभी किसी के बच्चे का ख्याल रखती। इस तरह मेरे हाथ में कुछ ना कुछ पैसे आ जाते। लेकिन मम्मी अभी जिंदा थी, जो कि घर घर में लोगों को काम किया करती थी और कपड़े भी सिया करती थी। उनको ज़्यादा अच्छे कपड़े सीने आते थे, मेरा हाथ भी इतना साफ नहीं था। ज़िंदगी चल रही थी। पापा इस दुनिया में नहीं थे। मम्मी पापा ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी, लेकिन फिर पापा अपने घर वालों की बातों में आकर मेरी माँ को छोड़कर चले गए। लेकिन उसके 1 साल बाद इस दुनिया में भी नहीं रहे। मम्मी कहती थी कि बहुत प्यार करते थे पापा उनसे, लेकिन माँ और पत्नी में उन्होंने माँ को चुन लिया और फिर मेरी याद में तड़प तड़प कर मर गए। पता नहीं माँ हमें या अपना आप को तसल्ली देने के लिए कहती थी। पापा के जाने से हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। हम यतीम हो गए और गुरुवत ने हमें अपने मुंह में डाल लिया था, जिससे हम अभी तक निकल ही नहीं पाए। मम्मी को देखकर कभी ऐसा लगता कि जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अचानक रात को कहीं चली जाती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। मोहल्ले में उनकी एक ही सहेली थी और उसका पति बहुत ज़्यादा सख्त था। उसके घर तो नहीं जाती होंगी। वह तो दिन में भी मम्मी के आने पर गुस्सा हो जाता था। कहता था कि इसका तलाक हुआ है, तेरा भी तलाक करवा देगी। मम्मी मुझे कहती थी कि यह दुनिया बहुत बुरी है, कभी किसी पर भरोसा ना करना। वह मुझे ऐसी बातें बताती रहती थी जैसे उन्हें कहीं चले जाना है। कहती थी अपने भाई का ख्याल रखना। मेरा भाई 8 साल का था और 4th क्लास में पढ़ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती था, इसलिए स्कूल में अक्सर उसे निकाल दिया करते थे। फिर जाकर मुश्किल से उसे माफ़ी तलाफ़ी कर कर बैठा कर आते थे। हम समझाते बहुत थे पर वह समझता नहीं था। पता नहीं क्यों इतना शरारती हो गया था। सर पर बाप ना होने की वजह से मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में इतने दुख थे, पर अचानक से ही बहुत बड़ा दर्द मुझ पर टूट पड़ा जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वह काफ़ी समय से बीमार था। उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, पर कौन सी बीमारी पता न चल सका। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अचानक से इस तरह नहीं होता। लगता है काफ़ी समय से बीमार थी, पर बताती नहीं थी। बाद में यह भी पता चला कि वह रात को छुपकर डॉक्टर से मिलने जाया करती थी। जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी, मुझे नहीं बताती थी, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। माँ के जाने का दुख बहुत बड़ा था। किसी की माँ दुनिया से चली जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। क्योंकि एक माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। मम्मी को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब कपड़े सीने वाली मशीन के अंदर एक लेटर मिला। लेटर पर लिखा था कि मैं बीमार हूँ, बहुत जल्द इस दुनिया से चली जाऊँगी। अपने भाई का बहुत ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है।
सबसे छोटा है, रात को डरता है, बच्चों के सामने बहुत बहादुर बनता है, मारपीट करता है लेकिन रात को डरता है और मेरे साथ ही सोता है। लेकिन अब तुम इसको अपने साथ सुला लिया करना ताकि इसे डर ना लगे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने भी लव मैरिज की थी और मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, फिर खुद इस दुनिया में नहीं रहा। तुम भी अकेली हो, तुम्हारी शादी कौन करवाएगा? किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारा इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा भाई है। यही वह मर्द है जो कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। और किसी मर्द पर कभी भरोसा ना करना। मेरी बात को हमेशा याद रखना। मैं बहुत परेशान थी, कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी, लेकिन मम्मी ने जहाँ यह लेटर रखा था वहाँ पर कुछ पैसे भी रखे थे। उनका कहना था कि कुछ पैसे तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, उसके बाद तुम खुद संभाल लोगी। मुझे पूरा यकीन है, अगर यही पैसे अपने इलाज में लगा लेती तब भी मुझे मर जाना था और तुम लोग खाली हाथ रह जाते। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, काश माँ ने बता दिया होता। भाई भी बहुत दुखी था। काफ़ी समय तक हम रोते रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सब्र आने लगा। रात हुई, मैंने भाई से कहा तुम मेरे पास ही सो जाया करो। फिर वह मेरे पास बेड पर आकर लेट गया। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। फिर मुझे स्कूल से शिकायत आई कि वह स्कूल नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो उसे रोज़ स्कूल भेजा करती थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ। मैंने कहा कि यह कोई वक्त है इस तरह के काम करने का? अभी माँ को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम मेरा खून जलाने के लिए बैठे हो। और कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसके साथ तुम खेलते हो? तुम्हारे बाकी सारे दोस्त स्कूल में होते हैं। वह कहने लगा कि नया दोस्त बनाया है। मैंने कहा तो आज से छोड़ दो दोस्त बनाना, इसमें भी पैसे लगते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी तो पढ़ने की उम्र निकल गई, तुम तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाना। यह ना हो कि तुम भी अनपढ़ रह जाओ। मैं तो कपड़े सी लूँगी, लेकिन तुम क्या करोगे? उसको अच्छी तरह समझा दिया। वह कहने लगा कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद उसने कहा ठीक है, मैं कभी छुट्टी नहीं करूँगा। पहली बार था कि इतना आराम से उसने बात समझ ली थी, वरना तो समझता ही नहीं था। मैंने उसे प्यार से कहा कि हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा हैं। हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें कुछ कर दिखाना है, अपनी माँ का नाम रोशन करना है। उसने कहा ठीक है। फिर एक दिन सुबह सुबह कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मैं नींद से जागी तो मेरी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी टांगें टूट रही हैं, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर सोचा कि शायद आजकल ठीक से खाना पीना नहीं खाती हूँ, माँ को याद करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। भाई के सामने नहीं रोती, नहीं तो वह भी उदास हो जाता था। मुश्किल से उठी, भाई के लिए नाश्ता बनाया और उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद भी तबीयत खराब हो रही थी और ऐसा लगा कि जल्दी से कोई डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी भी एक सहेली थी जो सामने ही रहती थी, उसके घर चली गई। उसके घर पर दर्द की गोली पड़ी थी। उसने कहा कि गोली खा लो और आराम नहीं आया तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वह बेचारी भी बहुत मजबूर थी, उसके घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। उसकी माँ भी उसे हर वक्त कोसती रहती थी कि तेरा रिश्ता हो जाए, क्योंकि वह बहुत मोटी थी। उस वजह से उसका कोई रिश्ता नहीं होता था। जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो वह मुझे मेरे घर ले आई और मेरे साथ ही आ गई। उसने कहा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें पता है पिछले दिनों मेरे लिए किसका रिश्ता आया था? मैंने कहा कि वो तो राकेश का आया था। कहने लगी हाँ सही कहा। उसके और ज़्यादा बोलने से पहले मैंने कहा उसके साथ रिश्ता करने से अच्छा है कि तू आत्महत्या कर ले। हाँ, लेकिन मेरी माँ कहती है कि उसके पास पैसे तो हैं, इसलिए उसको घर पर बुला लिया। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि तुम्हारी माँ को क्या हो गया, इससे अच्छा तो वह तुम्हें जहर दे दे पर उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी ना करवाए। लेकिन फिर मेरी दोस्त ने जो बात मुझे बताई वह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे दोस्त ने कहा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि वह पागल है, उसकी शक्ल है तुम्हें रिजेक्ट करने वाली। उसे तो कोई जिंदा लड़की मिल जाए तो उसे इस बात पर भी शुक्र करना चाहिए। दरअसल वह हमारे मोहल्ले का सबसे भद्दे चरित्र व्यक्ति था। उसकी एक शादी हुई थी,
लेकिन उसने अपनी पत्नी की मार मार कर जान ले ली और अभी वह आते आते हर लड़की पर नज़र रखता है। उसका कोई कारोबार था, लोडिंग का, ट्रकों के अड्डों पर काम करता था और वहीं पर गंदे गंदे लोगों के साथ उसके संबंध भी थे। ऐसी जगह पर किस तरह के लोग आते जाते हैं, इस बात को तो सभी भली भांति जानते हैं। वह भी इस तरह का था। मैं हैरान रह गई कि मोहल्ले के सबसे चरित्रहीन, बदशक्ल और बदसूरत इंसान ने मेरी अच्छी खासी दोस्त को कैसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मेरी दोस्त ने कहा कि वह कहता है कि मुझे कोई और अच्छी लगती है और उसका नाम कोमल है, इसका मतलब वह मेरी बात कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त से कहा, पूरे मोहल्ले में सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ जिसका नाम कोमल है, और भी तो कोई रहती होंगी कोमल नाम की लड़की। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तेरी बात कर रहा है। मेरे दिल का ऐसा लगा। मैंने कहा, तेरे दिल को तो कुछ भी लगता रहता है। वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन है जो मेरा रिश्ता करवाएगा। तो दोस्त ने कहा कि क्या तू शादी नहीं करेगी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पहले मैं अपने भाई को देख लूँ, उसके बारे में सोचूं। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, मेरे आगे बहुत कुछ है, मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा, मैं तेरी शादी में मदद करूँगी, जितना भी मुझसे हो सके। खैर, मेरी तबीयत को कुछ सुकून मिला तो वह वहाँ से चली गई और मैं इस बारे में सोचती रही कि कहीं वह मेरी बात तो नहीं कर रहा था। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह मोहल्ले की हर लड़की के पीछे होता था। एक दिन मेरा भाई सुबह सुबह उठा तो कहने लगा, दीदी मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा कि क्या हो गया है, नींद में तो नहीं बोल रहे हो। तो कहने लगा, नहीं, नींद में नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, और चला गया। आजकल मेरे साथ भी कुछ अजीब ही हो रहा था। मैं रात को सोती तो मुझे होश नहीं रहता था और सुबह मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। मेरा भाई रोज़ सुबह उठकर मुझसे माफ़ी मांगता था। मैं हैरान रह जाती कि वह मुझसे माफ़ी क्यों मांगता है। मैंने सोचा उसने घर का कोई नुकसान कर दिया है, या मैंने पैसे रखे थे उसने उठा लिए हैं, तभी मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मैंने सारे घर में चीज़ें देखी, सभी अपनी जगह पर थी। वैसे भी इस घर में कोई कीमती चीज़ नहीं थी, पैसे भी अपनी जगह पर थे। इसका मतलब यह बात नहीं थी। मैं उसके स्कूल चली गई, वहाँ जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल वह कोई छुट्टी नहीं करता और पढ़ाई में तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करे तो पास हो जाएगा। लेकिन स्कूल से भी कोई मसला नहीं था, तो वह मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था। उसने मुझे 500 रुपये ला कर दिए। मैंने कहा कि यह कहाँ से आए। तो वह बोला, मुझे गिरे हुए मिले। मैंने कहा, झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, सच बोल रहा हूँ, सड़क पर मिले, इसलिए मैं ले आया। मैंने उससे पैसे ले लिए। अगर उसके पास छोड़ देती तो उन पैसों का वह गेम खेल आता, लेकिन आजकल तो लोग इतने कंजूस हैं, अपना 1 रुपया भी नहीं गिराते। उसको 500 रुपये कहाँ से मिल गए। फिर मैंने उसकी बिस्तर की तलाशी ली कि यह चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, किसी से उधार तो नहीं ले रहा। लेकिन मुझे इस तरह की कोई बात पता न चली। मेरी तबीयत तो अब भी ख़राब रहती थी और रात को बेहोशी की तरह नींद आती थी। एक दिन मैं सब्ज़ी लेने जा रही थी कि वह राकेश रास्ते में मिल गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो, मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। बाद में मुझे कुछ नहीं मिला। एक दिन रात को मैं बहुत परेशान थी, मैंने खाना नहीं खाया और उस रात मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा काम करेगा और उसकी इस हरकत की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आधी रात को मेरी आँख खुल गई, लेकिन जब से मेरा भाई मेरा पास सो रहा था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने देखा कि मेरे साथ मेरा भाई सो रहा था। महसूस किया मैंने, लाइट बंद थी, लेकिन अचानक से अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या बेहुदा हरकत कर रहा है मेरे साथ, पागल तो नहीं हो गया। मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन जब मैंने उसका हाथ झटका
और उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया तो मुझे महसूस हुआ यह किसी बच्चे का हाथ नहीं है। लाइट ऑन की और यह देखकर मेरे पहलू में कि कौन सो रहा था, मेरा तो जैसे दम निकल गया और मैं चीखने चिल्लाने लगी। उस शख्स ने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी हालत ख़राब हो गई। यह मेरे कमरे में क्या कर रहा है, जबकि मेरा भाई तो मेरे कमरे में था ही नहीं, और जो मेरे कमरे में था वह कोई और नहीं बल्कि राकेश था, जो अभी मेरे मुंह पर हाथ रखकर खड़ा था। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? किस तरह मेरे कमरे में आए? मुक्तहुक कहने लगा, पागल मत बनो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम आज होश में कैसे हो? तुम तो इस वक्त बेहोश होती हो। मैंने कहा कि क्या मतलब? यह क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर क्या करने आते हो? उसने सारी कहानी बताई कि तुम्हारा भाई मेरे साथ मिला हुआ है, मैं उसको महीने के पैसे देता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और मैंने यह भी कहा कि वह भी मुझे पसंद करती है लेकिन दुनिया वालों से डरती है। मैं रोज़ तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में नींद की दवाई मिलाता है, जब तुम सो जाती हो वह चला जाता है और मैं इस कमरे में आ जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो भी होता है वह तो तुम समझ गई होंगी। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, मैं हैरान रह गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो, जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में है, अगर किसी को नहीं बताओगी तो अच्छा है, बेहतर यही है कि तुम यह बात कभी किसी को ना बताओ। मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाया, उसे इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम जैसा इंसान मोहब्बत और शादी करने के लायक है? तुम जैसे इंसान से तो इस तरह की बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। उसने कहा, फिर ठीक है, जाओ बता दो सबको, इतनी बदनामी हो जाए कि मोहल्ले से बाहर फेंक दी जाओगी। मैं तो कह दूंगा कि मुझे खुद ही बुलाती थी, मुझसे पैसे भी मांगती थी, इसका भाई मुझसे पैसे भी लेता था, इसका भाई दलाली करता था। मैं बदनाम कर दूंगा तुम्हें और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया वाले मेरी बात पर यकीन करेंगे। बेशक मैं गंदा मर्द हूँ जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी बात मानी जाएगी। ये ज़माना ऐसा ही है मेरी जान, यहाँ मर्दों की इज्जत होती है चाहे वह चरित्रहीन क्यों ना हो, और औरतों की कोई इज्जत नहीं होती चाहे वह कोई भी हो। अकेली औरत है, इस घर में क्या कर रही है किसी को क्या पता। तुम्हारे भाई को एक थप्पड़ लगेगा ना तो सारी कहानी बता देगा, और यह साबित करने में देर नहीं लगेगी कि तुम खुद भी उसे दलाली करवाती थी और मैं तुम्हारा पहला ग्राहक नहीं था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाकर उसने कहा कि मैं तुमसे 1000 थप्पड़ खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। मैं सारी रात रोती रही, अपने भाई के पास भी गई, उसको बुरी तरह मारा। वह रोने लगा। मैं उसको सारी हकीकत बता देना चाहती थी, लेकिन क्या बताती मैं उसको? क्या पता था कि उसने क्या किया? क्या वह यह सब कुछ समझ सकता था? उसी को बेवकूफ़ बनाकर राकेश ने सब कुछ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। राकेश के सामने मेरी इज्जत लुट चुकी थी और वह मुझे आसानी से चरित्रहीन बदनाम कर सकता था। मैंने उसके साथ शादी करने की हामी भर ली, लेकिन मैंने उससे कहा मेरी कुछ शर्तें हैं। वह यह कि वह सारे गंदे काम छोड़ देगा, मेरे अच्छे पति बनकर रहोगे। अगर तुमने कोई गलत काम किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसने कहा, नहीं तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। उसने मेरे साथ शादी कर ली। उसने अपना घर बेच दिया और मैंने अपना घर छोड़ दिया। अपने भाई को लेकर हमने यह मोहल्ला छोड़ दिया। अब भी राकेश के साथ रहती हूँ उसकी पत्नी बनकर, लेकिन अभी तक उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह घर का खर्चा उठाता है, मेरे भाई की फ़ीस भी भरता है और उसे स्कूल भी छोड़कर आता है और उसका ख्याल भी रखता है, और जो बात मैं कहती हूँ वह मान लेता है और कहता है तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूँगा। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन शायद उसकी इतनी हैसियत ना होते हुए भी वह अपनी जिम्मेदारियों पूरी कर रहा है और मेरी ज़िंदगी गुजर रही है।
मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कहूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। यह हकीकत है और हकीकत ऐसी ही होती है। हमें सब्र करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।